अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम सेशन का आगाज़ करते हैं। हमने प्रीवियसली जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें राउथ टेबल को हम डिस्कस कर रहे थे कि राउथ मेथड के थ्रू हम टेबल कैसे बनाते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। यानी कि टेबल तो बना लिया, फिर इसके थ्रू स्टेबिलिटी कैसे देखनी है। तो वो हमने ये स्टडी किया था कि जो राउथ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली जो हम टेबल बनाते हैं उसका जो वेरी फर्स्ट कॉलम होता है उसमें नंबर ऑफ़ साइन चेंजेस को हम देखते हैं कि जितनी साइन के अंदर चेंजेस होंगी, नंबर ऑफ़ साइन चेंजेस उतने हमारे पोल्स जो हैं वो राइट हाफ प्लेन पे होंगे। राइट साइड पे यस राइट हाफ प्लेन पे, ठीक है। जितनी साइन की चेंजेस होंगी उतने पोल्स राइट हाफ प्लेन में होंगे। और स्टेबिलिटी की डेफिनेशन के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि अगर कोई एक भी पोल लेफ्ट राइट हाफ प्लेन में आ जाता है तो सिस्टम अनस्टेबल है। अगर कोई भी एक पोल राइट हाफ प्लेन में आ जाता है तो सिस्टम अनस्टेबल है। यानी कि जैसे ही पहले कॉलम के अंदर साइन की चेंज नज़र आई, पॉसिबिलिटी है और कि वो जो आपके पास पोल है वो राइट हाफ प्लेन पे होगा, और राइट हाफ प्लेन पे होने की वजह से सिस्टम अनस्टेबल होगा। ठीक है। सो अगर कोई चेंज नहीं आती और सारे लेफ्ट हाफ प्लेन पे थे तो हमने सिस्टम को स्टेबल कंसिडर किया था। और ये हमें टोटल नंबर ऑफ पोल्स का बता रहा होता है, कितने पोल्स राइट हाफ प्लेन पे हैं, इतने लेफ्ट हाफ प्लेन पे हैं और इतने इमेजिनरी के ऊपर हैं। इमेजिनरी वाला काम हमने पहले अभी तक नहीं पढ़ा था, पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ सके, टाइम कम था। यानी कि एक लेक्चर में मैक्सिमम जितना कवर हो सकता था वो हमने किया। फिर राउथ टेबल जब हमने बनाया था तब हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर पहले कॉलम के अंदर कोई ज़ीरो आ जाता है, पहले कॉलम के अंदर अगर नॉट ज़ीरो आ जाए, स्पेशल केस था, तो ज़ीरो अगर आ जाता है तो उसकी जगह हमने कहा कि आप एप्सिलॉन जो है वो कोई उसकी जगह एक कांस्टेंट रख लें और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दें। तो एप्सिलॉन कांस्टेंट रख के आपने टेबल को फिल किया। जब आपने एप्सिलॉन रख दिया तो अब अगेन आपको स्टेबिलिटी देखनी है। तो एप्सिलॉन हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा क्योंकि ये एक वेरिएबल है और जब तक वेरिएबल की वैल्यू प्लग इन नहीं की जाएगी आपके पास आंसर नहीं आएगा। और ये जो ज़ीरो था या जो एप्सिलॉन था ये पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा, तो ये क्वेश्चन था उस वक्त। फिर हमने एक दफ़ा, ये भी आपको टेबल नज़र आ रहा होगा, टेबल 6.5 जो है उसके अंदर हमने क्या किया कि हमने एक दफ़ा एप्सिलॉन को पॉजिटिव रखा, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो पॉजिटिव हो, और एक दफ़ा उसको नेगेटिव रखा, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव वैल्यू रख के हमने पहले कॉलम के आंसर्स देखे और नेगेटिव रख के भी हमने पहले कॉलम के आंसर्स देखे। तो नंबर ऑफ़ साइन चेंजेस जो थी वो दोनों के अंदर हमें इक्वल नज़र आई। पॉजिटिव रखने से भी दो साइन के अंदर तब्दीलियाँ थी और एप्सिलॉन को नेगेटिव रखने की वजह से भी साइन के अंदर दो ही चेंजेस थी। सो पहले कॉलम के अंदर साइन चेंजेस ने हमें बता दिया कितने पोल्स राइट हाफ प्लेन पे और रिमेनिंग जो पोल्स हैं वो लेफ्ट हाफ प्लेन पे थे। तो ये था स्पेशल केस। इसका कहा था आप लोगों को एग्जांपल करें। चलें, जिसने कर ली होगी उसने लर्न कर लिया होगा, जिसने नहीं की कोई मसला नहीं, नहीं सीख सका और कोई बात नहीं, उसको सिखाने का भी फ़ायदा नहीं फिर, क्योंकि बाहर बाहर से जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस नहीं होते, वो मीडिया टॉक होती है। यूं कर दें तो क्या होगा, वो हो जाए तो ये हो जाएगा, ऐसे हो तो क्या होगा, ये बातें होती फर्जी। ऐसी जब तक आप खुद से कोई क्वेश्चन करते हैं, बैठते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। तो ऊपर ऊपर से देख के मैथ जब करते हैं हम तो वो फिर नंबर उस तरह से नहीं आते, कॉन्सेप्ट भी उतने फर्निश नहीं होते। खैर, अच्छा, इसके साथ मैंने एक बात उस वक़्त की थी कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि माइट बी, चलें आपको ये एक एग्जांपल सॉल्व हुई थी उसके अंदर मुझे बताएं कि साइन की चेंजेस कितनी है, या ये जो सर सिस्टम है वो इस स्टेबल है, अनस्टेबल है, क्या है? मोइस के अनस्टेबल है सिस्टम अनस्टेबल अनस्टेबल है, क्या वजह क्या है? सर क्योंकि सर इसमें नेगेटिव साइन आ रहा है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव, दो चेंजिंग आ रही हैं साइन की। दो पोल हमारे राइट हाफ प्लेन पे होंगे। ये अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव यस एक सर, चेंज यहाँ आई से है साइन के अंदर, और यहाँ नीचे से नेगेटिव फिर टू नेगेटिव से पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पहले कॉलम के अंदर दो साइन की चेंजेस आई हैं, तो दो पोल्स जो हैं वो आपके राइट हाफ प्लेन पे थे और तीन पोल्स जो होंगे वो आपके लेफ्ट हाफ प्लेन पे होंगे।
ठीक है, अगर आप इसको देखें, सिंस देयर आर टू साइन चेंजेस द सिस्टम इज अनस्टेबल एंड हैज़ टू राइट हाफ प्लेन पोल्स। ठीक है, सो दो आपके जो हैं वो पोल्स वो राइट हाफ में होंगे। सर एक इसमें ये है क्वेश्चन कि जी जो जी, हमने सर रिवर्स किया है यहाँ पे डीएस को, सर बिल्कुल अगर हम किया। इसको रिवर्स भी ना करें तो सर फिर भी हमारे पास 2 ही चेंजिंग आएंगी साइन। ठीक है, रिवर्स वाली एग्जांपल जो है वो मैंने लास्ट लेक्चर में जो है वो देख चुका था, यही है यानी सर। कि तैयारी के दौरान। तो उसने एक टेक्निक आपको बताई हुई है कि अगर आप पोलिनोमियल्स को रिवर्स करके सॉल्व करते हैं तो फिर ये एप्सिलॉन से भी बचा जा सकता है। ठीक ये जो एप्सिलॉन वाली टेक्निक है ठीक ठीक ठीक। उससे भी बचा जा सकता है। वो एक मिनट, ये इधर ही होगी कहीं, मैं उसको एक वेरी क्विक वे में कर देता हूँ क्योंकि वो मैंने स्कोप में नहीं रखी, लेकिन मैं मुझे यानी कि सारा आइडिया, मैं क्विक वे में ना सारा कुछ आपको बता देता हूँ 2-4 मिनटों में। मैं देख लूँ कि आएगी कहाँ पे ना, यही है मेरे ख्याल से, इसी के अंदर ही शायद उसने, ये देखिए ऊपर उसने बताया। अब ये पोलिनोमियल शुरू हो रहा है, एस की वैल्यू 5 है, S4 की 2 है, S3 की 3 है, S2 की 6 है, 5 है, 3 है। तो ये अगर आप कांस्टेंट जो इनको उल्टा दें, यानी कि ये 3 जो था वो s की पावर 0 के साथ था, तो ये S5 के साथ आ जाए। इस तरह ये जो इनके कांस्टेंट है उनको आप रिवर्स कर दें, तो 3 यहाँ से उठ के इधर आ चुका है, 5 इधर से उठ के S4 के साथ आ चुका है, ये इधर से उठ के इधर आ चुका है। तो जो कांस्टेंट्स हैं वो उसने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए हैं। From our discussion, this polynomial is formed by writing the denominator of equation in reverse order। ठीक है, तो ये जिस तरह लिखे उसने इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि 3s5, 5s4, 6s3, 3s2, 2s1 और ये यहाँ पे 1, तो इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अब रिवर्स ऑर्डर में जब उसने किया है तो ये वही एग्जाम्पल थी, लेकिन उसको कोई भी जो ज़ीरो नहीं आई पहले कॉलम में, ये S5 और 10 वाली वही एग्जांपल होगी जो माइट भी आपने ऊपर की है। ये देखो ये एग्जांपल थी, लेकिन ये इनके पोलिनोमियल को जो रिवर्स ऑर्डर में लिखने की वजह से एप्सिलॉन भी नहीं आना आया, क्योंकि एप्सिलॉन क्यों नहीं आया, पहले कॉलम में ज़ीरो ही नहीं आई। तो उसने कहा कि अगर इस तरह ज़ीरो आ रही हो तो उससे भी बचा जा सकता है। लेकिन अगेन बात ये है कि अगर ज़ीरो आ रही है और आपको पता चला कि ज़ीरो आ गई है और आप उनको रिवर्स करके लग पड़े हैं, फिर भी टेबल सॉल्व करना ही पड़ना है, एप्सिलॉन भी रख लें तो सॉल्व करना ही पड़ना है। ठीक है, कैलकुलेशन सम हो उतनी है। ठीक है, तो बट सर किसी, वो इजी नहीं हो हाँ जाएगा सर, जब सर हम जीरो नहीं होगा तो सर कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाएंगी। हाँ ठीक है, बिस्मिल्लाह, वो बता दिया है, जिससे मर्जी कर ले, कोई नो इशू, जिससे मर्जी कर ले, ये रिवर्स ऑर्डर पे चेक करना है तो कर लें। ठीक है, वो अच्छा हुआ इसने ठीक सर पूछ, ठीक। अच्छा हुआ इसने क्वेश्चन कर लिया तो मेरे जहन में आ गया, नहीं तो मेरे जहन से यानी कि ये बात बतानी टोटली स्किप हो चुकी थी। आप पोलिनोमियल को रिवर्स ऑर्डर में लिख लें। रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखना है कि इधर से s की हाईएस्ट पावर शुरू हो रही है ना, S5, 2s4, 3s2, आप उल्टी पावर शुरू कर दें, 3s5, 5s4, 3s5। 6s3, 3s2 इधर से शुरू कर दें, 2s1 और 1 इधर से शुरू कर दें आप। ठीक है, ठीक सर। और उसको फिर दोबारा राउथ टेबल जो बना के कर रहे हैं। लेकिन ये जो एग्जांपल अभी बताई है ना, इसको सारे एक दफ़ा कीजिएगा। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। अच्छा जी, अब इसमें अगर अभी चीज़ ये है कि अगर पूरी रो ज़ीरो आ जाए, देखिए ना, इंटायर रो इज़ ज़ीरो, अगर पूरी यस सर। रो ज़ीरो आ जाए। अच्छा, अगर पूरी रो ज़ीरो आएगी ना तो यहाँ पर अब चांसेस हैं कि क्या कोई इमेजनरी क्या उसको कहते हैं, इमेजनरी कंपोनेंट तो कोई नहीं आ रहा पोल का, यहाँ पर चांसेस बनेंगे। जब पूरी रो ज़ीरो होगी तब इमेजनरी कंपोनेंट के होने के चांसेस हैं कि हो सकता है यहाँ पर पोल जो हैं वो इमेजनरी कंपोनेंट के ऊपर लाया कर रहे हो। ठीक है, और अगर रो ज़ीरो नहीं बनती तो ऐसी हमने पहले कोई भी बात डिस्कस नहीं की थी। पहले पहले कॉलम में एक ज़ीरो आने का मतलब था, अब जो है वो पूरी इंटायर रो भी ज़ीरो आ सकती है। तो अब ये वाला केस है। उसी तरह आपके पास एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो डिनोमिनेटर है उसका राउथ टेबल बना लेते हैं। ठीक है, 1, 6, 8, ये 7, 42 और 56 बन रहा था, तो कॉमन आ रहा था 7, तो 7 से उसने डिवाइड कर दिया। 7 1 ज़र 7, तो ये 1 बन गया, ये 6 बन चुका है, ये 8 बन चुका है। क्यों बना है? ये पूरी जो इवन पॉलिनोमियल है इसको आपने 7 पे डिवाइड कर दिया। सो अब छोटी वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, जितनी छोटी वैल्यू होगी आंसर साफ ज़ाहिर है उतना
उसकी वैल्यू कम आएगी, कॉम्प्लेक्स नई चीज़ें थोड़ी रहेंगी। अच्छा जी, अब इसको जब आपने सॉल्व करना शुरू किया तो आप ये देखें कि ये S3 वाली जब आप लिख रहे थे तो 0 आ चुका है, 0 0 और 0। अब ये आप देखें पूरी रो 0 है। जब ये पूरी रो 0 आ चुकी है तो अब नीचे तो सॉल्व नहीं कर सकते। नीचे जब सॉल्व करेंगे तो वो 0 बाय 0 भी हो सकता है, अनडिफाइंड फॉर्म भी हो सकती है, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी की तरफ भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि क्या सिनेरियो, इन्फिनिटी बन रहा है, अनडिफाइंड बन रहा है, जो कुछ भी बन रहा है। लेकिन बात करने का मकसद है कि हमारा टेबल आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता। ठीक है, टेबल हमारा आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो फिर उसको कंटिन्यू भी करना है तो क्या किया जाए, जैसे पहले हमारे पास पहले कॉलम में 0 आती थी, पूरी रो 0 नहीं होती थी, तो हमने दो टेक्निक्स पढ़ ली। एक तो कांस्टेंट 0 कर लो, एप्सिलॉन पुट कर लो 0 की जगह, और एक जो है वो आप रिवर्स ऑर्डर में पॉलिनोमियल को कर लो। अब अगेन कल वो बात बताई थी पिछले लेक्चर में, आज वो नहीं बताई। एप्सिलॉन की जब आपने वैल्यू प्लग इन करनी है तो वो 0 के बहुत करीब वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि बहुत छोटी वैल्यू होनी चाहिए। 0 तो साफ ज़रा आप नहीं प्लग इन कर सकते ना, क्योंकि 0 करेंगे तो फिर चीज़ें 0 होगी, लेकिन वो वैल्यू 0 के करीब तर होनी चाहिए, क्योंकि 0 के करीब तर होगी, 0 नहीं होगी तो कभी प्लस या माइनस होगी ना, क्योंकि अगर वैल्यू 0 तो वो तो प्लस माइनस नहीं होगी, यानी कि छोटी वैल्यू लेनी है एप्सिलॉन की जगह। ज़हन में ये रखना है कि हम 0 के मुतरादिफ कोई चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है, और वो फिर 0 की वजह से छोटी वैल्यू ही आएगी, तो ये एक बात। अच्छा, अब इसमें क्या तरीक़ेकार होता है, अगर सारी रो 0 आ जाती है तो अब आई थी ये S3 की सारी रो 0 आ चुकी, तो आई किसकी वजह से, ऊपर S4 की वजह से। S4 के बाद ही पहुँचे ना आप S3 के ऊपर, तो आप ये जो S4 वाली रो है उस सारे को लिख ले। तो वो उसने लिखा है P, अक्सर आपको P का वर्ड मिलेगा, तो P पोलिनोमियल से अल्फ़ाबेट चूज़ किया हो। PS इज़ इक्वल टू S4 प्लस 6S स्क्वायर प्लस 8। अब देखना ये कि ये इक्वेशन कहाँ से आई, तो ये इक्वेशन यहाँ से आई है, S4 वाली लाइन। ये क्या है, S4 प्लस 6S2 प्लस 8S0, S की पावर 0। तो वो क्या होता है, S की पावर 0 1 होता है, तो 8 ही उसकी जगह आ गया। यानी कि आपने S4 वाले पूरी जो रो है उसका पॉलिनोमियल लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, ये पॉलिनोमियल लिखा है, इस पॉलिनोमियल से अब करना क्या है, अब इस पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करेंगे जो वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व है, तो S डोमेन में के अंदर है, विद रिस्पेक्ट टू S हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये S4 बन जाएगा 4S क्यूब, 6S स्क्वायर बन जाएगा 12S, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब ये जो डेरिवेटिव वाला आंसर आया हमारा, ये जो डेरिवेटिव वाला आंसर आया, इसको हमने इस्तेमाल करना है उस रो की जगह जो 0 0 हो चुकी थी। इस डेरिवेटिव को हमने इस्तेमाल करना है उस रो की जगह जो 0 हो चुकी थी सारी। तो कौन सी रो 0 हुई थी, S क्यूब वाली, ठीक है जी। सो S3 की जगह क्या आएगा, 4 का कांस्टेंट आएगा, और S1 की जगह 12 का कांस्टेंट आएगा, और आगे तो कोई कांस्टेंट मौजूद नहीं होता जब आप S की ऑड पावर्स लिख रहे होते हैं। तो लिख दे यहाँ पे 4S क्यूब प्लस 12S और प्लस 0, ठीक है। अब ये चूँकि 4 और 12 में अगेन 4 का कॉमन है, तो आप डिवाइड कर दे, 4 1 बन जाएगा, और 12 क्या बन जाएगा, 3 और 0 0 ही बनेगा, ठीक है। तो अब शॉर्ट फॉर्म हो गई, ये 1 3 और 0 बन चुकी हैं। उसके बाद दोबारा आपने उसी तरह अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया, और आपने देखा कि उसके बाद ना तो कोई रो 0 बनी है, उसके बाद ना तो कोई रो 0 बनी है, और ना ही पहले कॉलम में कहीं 0 आया, ना ही पहले कॉलम में कोई 0 आया, और ना ही कोई रो 0 बनी है। तो जो दो इश्यूज हमें आते थे वो यही थे कि अगर पहले कॉलम में कहीं 0 आ जाए तो फिर भी हम जज नहीं कर सकते कि वो 0 प्लस का या माइनस का, और अगर पूरी रो 0 आ जाए तो आगे कंटिन्यू करने में इशू है, उसमें भी जजमेंट जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, ये तो फ़िलहाल बना है सिर्फ टेबल, इसको हमने रीड आउट कैसे करना है, क्योंकि इस दफ़ा इसमें एक इजाफी चीज़ आई है, रो 0 हुई थी, और आपने जो रो 0 हुई है उसके ऊपर क्या था, S4 था, उसका पॉलिनोमियल लिख लिया, और उस पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव ले लिया, तो जहाँ जहाँ 0 था वहाँ पे डेरिवेटिव वाली इक्वेशन पुट कर दी, ठीक है जी। अब इसको इंटरप्रेट करने का देख लेते हैं। ज़्यादा इसकी इंटरप्रिटेशन इस एग्जांपल के बाद में है, लेकिन देखते हैं कि इसमें जितनी है उतनी ले लेते हैं। मैं वैसे ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट वी टर्न टू द रो इमीडिएटली अबव द रो ऑफ द जीरोस,
उसका आपने पोलिनोमियल लिख लिया, जो रो ज़ीरो आई है उसके ऊपर हमने पोलिनोमियल लिख लिया, और हमने उसका जो है वो डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव लेके हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। ये आपके पास पोलिनोमियल आया था किसका, ज़ीरो के ऊपर वाली रो का, और ज़ीरो वाली रो में आपने डेरिवेटिव पुट कर दिया। सो फाइनली वी यूज़ द कोफिशिएंट ऑफ, ये आपने रिप्लेस कर दिए रोज़ ऑफ ज़ीरोज़ को डेरिवेटिव की जगह, फिर आपने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो मैंने बता दिया। ओके जी, यहाँ पे जो बात करता है फ़िलहाल, यहाँ पे कॉन्सेप्ट अभी कम है। इस एग्जांपल में जो बात करता है वो है कि टेबल 6.7 shows that all entries in the first column are positive। कोई साइन की चेंज नहीं है, सारे पॉजिटिव हैं। Hence there are no right half plane poles, कि इसके अंदर राइट हाफ प्लेन के अंदर कोई भी पोल लाई नहीं कर रहा, क्योंकि नंबर ऑफ साइन चेंजेस बता रही होती हैं, ठीक है। और ये आपके पास कोई भी जो पोल है वो राइट हाफ प्लेन पे लाई नहीं कर रहा। अगर आप देखें ना यहाँ पर, तो उसने स्टेबल, अनस्टेबल, मार्जिनी वगैरह इसकी कोई बात नहीं, बात समझे, स्टेबल, अनस्टेबल या मार्जिनी की कोई बात नहीं कि हमने करनी है। वो मैं आपको बताता हूँ कि हमने उसको किस तरह से करना है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें ना, तो आपने ये जो एक पॉलिनोमियल लिया था जिसकी वजह से चीज़ें ज़ीरो हुई थी, इसको वो इवन पॉलिनोमियल कह रहा है, क्योंकि s की पावर 4 है ना, ठीक है। सो उसको वो इवन पॉलिनोमियल कह रहा है। और नॉर्मली रो ज़ीरो कब होती है, ये अब एक्सप्लेनेशन बताएगा कि ये जो रो ज़ीरो आई है बैक एंड पे, इसका क्या मतलब होता है। रो तो ज़ीरो आ गई, मैथमेटिकली ज़ीरो आ गई, आपने चीज़ों को सॉल्व कर दिया। लेट्स लुक फर्दर इनटू द केस दैट यील्ड्स एन इंटायर रो ऑफ ज़ीरोज़। An entire row of zeros will appear in the Raoult table when a purely even or purely odd polynomial is a factor of the original polynomial. For example, as 4 plus। अच्छा, ये जो आपके पास रो ज़ीरो आई थी, आपके पास जो रो ज़ीरो आई है, आपने उससे जो ऊपर वाला पोलिनोमियल लिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है s4 + 5s² + 7, जैसे यहाँ पर था s4 + 6s² + 8। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये इवन पॉलिनोमियल है, s की पावर 4 है, तो ये इवन पॉलिनोमियल। इट हैज़ ओनली इवन पावर्स ऑफ s। हमें नज़र आ रहा है कि s की पावर 4 है वो भी इवन है, s की पावर 2 है वो भी इवन है, और 7 के साथ s की पावर 0 है उसको भी हम इवन में कंसिडर करते हैं। सो इवन पॉलिनोमियल ओनली हैव रूट्स दैट आर सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। अब सिमेट्री में क्या है कि ये जो ओरिजिन के जो चीज़ राइट साइड पे है वही लेफ्ट साइड पे, जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे। ये 4th चैप्टर के अंदर हमने एक सिमेट्री की बात की थी, जीटा वगैरह एंड पे, चैप्टर नंबर 4 के अंदर। अच्छा, ये देखें, अगर ए को, ए अगर पॉजिटिव में इधर आ रहा है ना, तो उसके साथ बिल्कुल नेगेटिव में भी ए इधर है। और अगर बी को आप देखें, वो प्योरली इमेजिनरी के ऊपर आ रहा है, तो सेम कोई ना कोई पोल उसी तरह नेगेटिव में भी नीचे बी पे पड़ा हुआ, ठीक है। सो ये चीज़ क्या आपके पास ओरिजिन के साथ सिमेट्री में है, जो एक तरफ आ रही है वो बिल्कुल, अगर आप डायगोनल बनाएं जो कि ओरिजिन से गुजर रहा हो, तो वो उसके साथ साथ आ रही है। अगर सी वाले आप पॉइंट्स देखें, ये सी और ये सी वाले कंपोनेंट देखें, ये भी आपस में ओरिजिन के साथ अगर आप देखें तो ये भी एक सिमेट्री में सिमेट्रिकल है। उन दोनों को अगर मिलाएं तो लाइन ओरिजिन से गुजर रही हो, ठीक है। सो यहाँ पर 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं कि रियल एंड सिमेट्रिकल अबाउट द रीजन। ये देखें, ए भी रियल है, ये भी ए रियल है, इनका कोई इमेजिनरी कंपोनेंट या कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट नहीं है। अगर आप बी को देखें ना, तो बी प्योरली वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है, ये प्योरली इमेजिनरी है, इमेजिनरी एंड सिमेट्रिकल अबाउट द रीजन। और सी जो है वो क्वाड्रेंटल है, उसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, कि उसके अंदर यानी कि जैसे आप कह लें कि -1 + -2 योटा, ठीक है, उसके अंदर रियल भी है और कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट भी है। तो इन शॉर्ट क्या है कि सिमेट्री तब बनेगी जब आपकी लाइन ओरिजिन से पास कर रही हो, ठीक है। सो इस बारे में भी इतनी परेशानी नहीं लेनी, ये कॉन्सेप्ट कोई ख़ास यूज़ नहीं होना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन ये सिमेट्री का वर्ड जो है वो थोड़ा बहुत ज़हन में रखिएगा कि सिमेट्रिकल है, यानी कि अगर एक चीज़ आ रही है तो उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी चीज़ भी आएगी, इतना सा कॉन्सेप्ट बीच में यूज़ होना है। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ देखिएगा कि बड़ी जो ज़रूरी है, उसने कहा ऑन द अदर हैंड सिंस j ओमेगा रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट द रीजन, इफ़ वी डोंट हैव अ रो ऑफ ज़ीरोस वी कैन नॉट पॉसिबली हैव j ओमेगा रूट्स।
अब जियोमेगा वाले रूट्स कौन से होते हैं जो कि आपके पास इमेजिनरी। तो उसने कहा है कि अगर आपके पास कोई रो ज़ीरो नहीं है ना, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास कोई इमेजिनरी रूट्स ना हो, कोई इमेजिनरी कंपोनेंट ना हो, मार्जिनरी स्टेबल वाली जो चीज़ है वो ना हो शायद। ऐसे ही होता है ना, इमेजिनरी के ऊपर जो चीज़ आ रही है वो मार्जिनरी स्टेबल है। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बात की थी कि मैं उस लेक्चर में सिर्फ राइट और लेफ्ट हाफ प्लेन की बात कर रहा था, इमेजिनरी की बात नहीं कर रहा था। मैंने कहा वो हम आगे बात करेंगे। तो इमेजिनरी के चांसेस कब बनेंगे? जब पूरी रो ज़ीरो होगी, जीरो। उस वक्त भी चांसेस हैं। देखना एग्जैक्ट हम कैसे बात तक पहुँचते हैं वो भी अभी पहुँच जाएंगे। सो जे मेगा जो रूट्स हैं, एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके जी, तो ये एक बात हमें क्लियर होगी कि अगर जे ओमेगा का तब पॉइंट आएगा अगर आपके पास जो रो ज़ीरो आएगी, अदरवाइज नहीं। अब यही जो सारे फैक्ट्स हैं इसको एक एग्जांपल में अब हम यूज़ करने लगे। अच्छा, उसी तरह हमने एक एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश की। हमारे पास पॉलिनोमियल था, नीचे डिनोमिनेटर में उसको हमने लिख लिया। S8 से शुरू हो रहा है तो दो रोज़ बना ली हैं, S8 और S7 की। तो S8 का कांस्टेंट आ गया, S6 का कांस्टेंट आ गया, 4 का कांस्टेंट आ गया, S स्केयर का कांस्टेंट आ गया और S0 का कांस्टेंट आ गया। इसी तरह S7 को लिखा, S7 का 1 है, 5 का 22, S3 59, 38, S का 38 और आगे 0। ओके जी, बाकी उसी तरह फिर हमने राउथ टेबल फिल करना शुरू कर दिया। अच्छा, उस दिन भी बताया था ये अक्सर जो वैल्यूज़ लिखी होती है और फिर काटी गई होती हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसको किसी उस इक्वेशन के किसी एक फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं और फिर आगे फ्रेश वैल्यू लिख देते हैं। तो ये टेंस की रेंज में वैल्यूज़ थी, उसने 10 से डिवाइड कर दिया तो वो वैल्यूज़ थोड़ी रिड्यूस होगी। फिर 20 की रेंज में थी, उसने 20 से डिवाइड कर दिया। बात आगे चलती चलती पहुंचती है S3 के ऊपर, जहाँ पे सारी रोज ज़ीरो आ चुकी हैं। S3 ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो, सारी रोज ज़ीरो हो चुकी है। अब ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो जब रो आ जाएगी तो आपने क्या करना होता है कि ज़ीरो के जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है? S4। ठीक है, S4, उसकी आपने इक्वेशन लिखनी होती है। ये आपने लिख लिया S4 प्लस 3S स्केयर प्लस 2। कैसे लिखा? बेसिकली S4 के अगर आप ऊपर आएँ तो ये S4 का कांस्टेंट है, S4 के बाद होता है S स्केयर, तो ये 3S स्केयर का कांस्टेंट है। उसके बाद होता है S की पावर 0, तो 2 उसका कांस्टेंट है। तो ये आपने पॉलिनोमियल लिखा। ये मुझे बताएं, ये इवन पॉलिनोमियल है या ऑड पॉलिनोमियल है? इवन 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 है पॉलिनोमियल, सर, इवन। इवन पॉलिनोमियल, S4 इवन पॉलिनोमियल। ठीक है। सो अब हमने क्या करना है कि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव लेके क्या करना है? 4S3। जी, अब फिर वही हमने क्या करना है कि S4 3S स्केयर और 2 इसका डेरिवेटिव लें, जो कि 4S क्यूब 6S प्लस 0। तो इसका करना क्या है, इस डेरिवेटिव को ज़ीरो इसे वाली रोज़ के इक्वल जो है वो रखना है, वहाँ पे रिप्लेस कर देना है। तो S क्यूब वाली रोज़, सारी रो ये 0 रोज़ थी पूरी, तो इसकी जगह आ जाए S ठीक। क्यूब की जगह 4 और इसकी जगह 6 और आगे फिर 0। अगेन ये 4 और 6 2 का कॉमन बनता है, 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चीज़ें थोड़ी और शॉर्ट होगी। ठीक है, अब दोबारा इसको सॉल्व करना शुरू करें तो आपके पास जो है वो कोई भी फर्दर कोई ज़ीरोज़ या फर्दर कोई रो ज़ीरो नहीं आई, फर्दर पहले कॉलम में कोई ज़ीरो नहीं आई। अच्छा, अब यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट मिलाते हैं, उस सिमेट्री वाले और जे मेगा वाले और सारी चीज़ें जो कि ऊपर वाले एग्जांपल में रो ज़ीरो तो आई थी लेकिन वहाँ पर डिस्कस नहीं हुई थी। अच्छा, यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर आप इसको देखें, अगर बाहर बाहर से अगर आप देखें तो आपको साइन के अंदर ना एक चेंज नज़र आ रहा है, बल्कि दो हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव, दो साइन चेंजेस हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव एक साइन चेंज, नेगेटिव से पॉजिटिव दो साइन। तो दो साइन के अंदर चेंजेस नज़र आई हैं हमें, और दो साइन चेंजेस का मतलब है कि दो पोल्स जो हैं वो देयर राइट इज़ अ साइड। पॉसिबिलिटी कि वो राइट ऑफ प्लेन में, और सिस्टम अनस्टेबल है, ये तो चीज़ क्लियर है। लेकिन जैसे पहले ऊपर उसने बात नहीं कोई ख़ास की थी ना
उसके अंदर मेरे ख्याल से 2 साइन चेंजेस आई थी पिछली एग्जांपल में भी, और हमने कहा कि सिस्टम जो है वो 2 राइट ऑफ प्लेन पे हैं, लेकिन और उसने कोई बात ख़ास नहीं की, या शायद उसमें चेंज ही कोई नहीं आया था, या आया था, देख लेते हैं चलें पिछले क्वेश्चन के अंदर। नहीं, पिछले क्वेश्चन के अंदर कोई भी चेंज हमें नज़र नहीं आया, कोई भी पोल जो था वो राइट ऑफ प्लेन पे था, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ज़ीरो जो कॉन्सेप्ट बनने थे उसकी बात नहीं हुई थी। अब यहाँ पे वो बात कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर आप टेबल को देखें ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। टेबल की जो इंटरप्रिटेशन है इस दफ़ा उसने थोड़ी सी मुख्तलिफ की है। अगर आप इसको देखें तो उसने एक हेडिंग बनाई है राइट ऑफ प्लेन की, एक लेफ्ट ऑफ प्लेन की, और एक जे ओमेगा की, इमेजिनरी की। और फिर यहाँ पर भी चीज़ें कुछ मुख्तलिफ हमें नज़र आ रही हैं, हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं, अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसने एक बनाया इवन फोर्थ ऑर्डर, और एक को लिखा है अदर फोर्थ ऑर्डर। एक को लिखा है इवन फोर्थ ऑर्डर, और एक को लिखा है अदर फोर्थ ऑर्डर, और एक को लिखा है टोटल एट्थ ऑर्डर। ऐसे ही? यस सर। क्योंकि एस की पावर थी 8, ठीक है, तो वो टोटल जो ऑर्डर बनता है एस का वो 8 बनता है। उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पोल्स भी आने हैं वो भी 8 हैं। कितने किधर हैं वो तो नहीं हमें पता था, वो हमने बनाया राउथ टेबल। अच्छा, अब ये बताता हूँ कि ये इसके लिखने से क्या मुराद है कि इवन की एक उसने कॉलम बनाया और एक अदर का कॉलम बनाया। जहाँ पर आपका इवन पॉलिनोमियल इन्वॉल्व होता है, इवन पॉलिनोमियल से लेके नीचे 0 तक, इवन पॉलिनोमियल से मुराद यहाँ पर क्या है, एस की पावर 4, और इवन पॉलिनोमियल से लेके 0 तक से क्या मुराद है, एस की पावर 0, यानी कि जहाँ पर आपका पूरा टेबल ख़त्म हो रहा है। तो इवन पॉलिनोमियल से लेके टेबल के नीचे तक की जो चीज़ है उसको क्या कंसिडर किया जा रहा है, उसको इवन कैटेगरी में रखा जा रहा है। इवन पॉलिनोमियल था और इवन से लेके 0 तक की जो चीज़ें हैं वो कॉन्सेप्ट्स इस कॉलम में आएंगे। और अदर का मतलब ये है कि टॉप से लेके इवन पॉलिनोमियल तक, टॉप से लेके इवन पॉलिनोमियल तक। अब अगर आप देखें कि यहाँ पर अगर मैं अदर की कैटेगरी बनाऊँ तो मैं S8 से चला S7, S7 से चला S6, S6 से मैं चला S5, और S5 से मैं चला और S4। ये कौन सी कैटेगरी थी? ये आप अदर की कैटेगरी तक आ गए, S8 से लेके S4 तक। आपने उसके अंदर साइन की चेंजेस को देखना है कि कौन सी चेंजेस किधर किधर आ रही, ठीक है। फिर इवन वाली कैटेगरी कौन सी है कि आप S4 से चलें S3 तक, S3 से S2 तक, S2 से S1 तक, और S1 से S0 तक। ये आपका वे है कि कैसे कैसे आपने इंटरप्रेट कैसे करें, यानी कि जो बुक वाला टर्मिनोलॉजीज यूज़ करें, अभी मैं आपको वो पढ़नी सिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखते हैं हाउ डू वी नाउ इंटरप्रेट दिस राउथ टेबल सिंस ऑल द एंट्रीज from the even polynomial at S4 row down to the 0 rows are a test of the even polynomials. We begin to draw some calculations, conclusions about the roots of the even polynomial. तो उसने भी, अगर आप इसको देखें, यहाँ पे लिखा है कि आपने इसको टेबल को इंटरप्रेट कैसे करना है, और एक कैटेगरी उसने बनाई हुई है S4 से S0 वाली, जिसको कौन सी कैटेगरी कहता है, इवन कैटेगरी कहता है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें, thus the even polynomial does not have right half plane poles. अच्छा, इसको आप पढ़ने की कोशिश करते हैं। thus the even polynomials क्या मुराद है, S4 से लेके S0 तक। thus the even polynomial does not have right half plane poles. क्यों वो कह रहा है कि इवन पॉलिनोमियल के अंदर राइट हाफ पोल्स नहीं है? S4 से S3, S3 से S2, S2 से S1, S1 से S0। यहाँ पर देखें कोई साइन की तब्दीली आई है S4 से लेकर S0 तक? नो सर, कोई चेंज नहीं है। thus the even polynomial does not have right half plane poles since there are no right half plane poles, no left half plane poles are present. अच्छा, राइट हाफ का तो आपको साइन की तब्दीली से पता चला। ये जो अगली उसने बात खुद से ऐड कर दी है कि लेफ्ट हाफ प्लेन में भी कोई नहीं होगा। राइट हाफ की आपको खुद से बात आपने जज किया कि यार अगर साइन की तब्दीली नहीं है तो कोई भी पोल जो है वो राइट हाफ में नहीं है। ये जो लेफ्ट हाफ वाली बात उसने खुद से ऐड कर दी है, उसको बताते हैं कि वो क्यों ऐड की है। बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिमेट्री। अगर आप देखें, बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिमेट्री, ये क्यों कह रहा है? क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा था कि जब इवन पॉलिनोमियल हो जिसकी जगह रो 0 आ रही हो,
ऊपर आपने पढ़ा कि अगर मैं वापस ले जाता हूँ उसको उस पिक्चर की तरफ, ये देखें अगर आप कि अगर ए इधर आ रहा है, इवन जो पॉलिनोमियल होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं ओरिजिन के इर्द गिर्द। सो अगर राइट हाफ प्लेन पे कोई पोल आता तो लेफ्ट हाफ पे भी आता। बात समझ रहे? अगर कोई राइट हाफ पे चीज़ आ रही है तो ओरिजिन की तरफ वो सिमेट्रिकल तभी होगी अगर वो लेफ्ट हाफ प्लेन पे भी आएगी। तो चूंकि राइट हाफ प्लेन पे कोई नहीं है तो इस वजह से लेफ्ट हाफ प्लेन पे भी कोई नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पे साइन की दो चेंजेस आ रही होती, साइन की दो चेंजेस आ रही होती तो उसका मतलब होना था कि दो पोल्स कहाँ पर हैं, राइट हाफ प्लेन पे। तो आप मुझे ये बताएं कि लेफ्ट हाफ प्लेन पे फिर कितने होने थे? 2 ही होने थे सर। दो ही होने थे। और अगर साइन की एक चेंज आ रही होती उसका मतलब था कि एक पोल है राइट हाफ प्लेन पे, क्योंकि साइन की तब्दीली का मतलब क्या है कि उतने पोल राइट हाफ प्लेन पे। और अगर मेरे पास साइन की एक तब्दीली आ रही होती, एक पोल राइट हाफ प्लेन पे होता, तो इससे क्या मुराद था, एक ही लेफ्ट हाफ प्लेन पे होना था। तो ये सारी जो बातें कर रहा हूँ ये क्या कह रहा हूँ, ये सिमेट्रिकल की वजह से कर रहा हूँ। चूँकि आपके पास राइट हाफ प्लेन पे कोई पोल नहीं आया तो लेफ्ट हाफ प्लेन पे भी कोई पोल मौजूद नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इवन पॉलिनोमियल के अंदर ना कोई राइट पे है ना कोई लेफ्ट पे है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि S4 से S3 एक पोल, S3 से S2 दूसरा, S2 से S1 तीसरा, S1 से S0 चौथा। तो टोटल तादाद के लिहाज से 4 पोल इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। हम कह रहे हैं ना कोई राइट पे है, हम कह रहे हैं ना कोई लेफ्ट पे है, वजह भी बता दिया है, ठीक है, और कन्विंस भी करने की कोशिश कर लिया। तो फिर वो 4 पोल गए किधर? हेंस द इवन पॉलिनोमियल इक्वेशन 6.12, ये जो ऊपर गुजरी है S4 वाली इक्वेशन, मस्ट हैव ऑल 4 ऑफ इट्स पोल्स ऑन द जियोमेट्रिक एक्सिस। प्यारे भाई कहाँ पे पोल्स आ रहे हैं? पहले आप देखें कि साइन की तब्दीलियां कितनी हैं। जितने राइट हाफ प्लेन पे हैं उतने ही किस में होंगे, लेफ्ट हाफ प्लेन पे। तो साइन की कोई तब्दीली नहीं थी, राइट हाफ में कोई पोल नहीं था, लिहाजा लेफ्ट हाफ प्लेन के अंदर भी कोई पोल नहीं होगा ड्यू टू द सिमेट्री। वजह भी आ गई। तो फिर 4 पोल गए किधर? फिर वो चारों के चारों जो पोल्स होंगे वो कहाँ पर लाई कर रहे होंगे? इमेजिनरी के ऊपर। कहाँ पर लाई कर रहे हैं? इमेजिनरी के ऊपर। अब यही मैंने बात यहाँ पर लिखी, इवन के अंदर राइट हाफ प्लेन 0, लेफ्ट हाफ प्लेन 0, जियोमेट्रिक 4। ये बात हुई है 4 पोल्स की। आधा टेबल अभी डिस्कस हुआ है। 8 पोल्स हैं, 8 के 8 का हिसाब लगाना है। तो बाकी जो अदर की जो कैटेगरी उसमें देखें कि S8 से S7, S7 से S6, S6 से S5 और S5 से S4, ये भी चार स्टेप्स बने हैं। 4 पोल्स इसके अंदर भी आ रहे होंगे। किस तरह के होंगे वो भी देख लेते हैं। तो आपने देखा कि 1 से लेके ये 1 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव एक साइन की तब्दीली, नेगेटिव से पॉजिटिव दूसरी तब्दीली और पॉजिटिव से पॉजिटिव कोई तब्दीली नहीं। टोटल साइन की 2 चेंजेस आपको नज़र आई हैं। और 2 साइन की चेंजेस का मतलब क्या है कि 2 राइट हाफ प्लेन पे हैं और 2 ही लेफ्ट हाफ प्लेन पे। अच्छा, इवन के अलावा इवन पॉलिनोमियल के अलावा सिमेट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इवन पॉलिनोमियल के अलावा सिमेट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इवन पॉलिनोमियल के अलावा हम क्या बात करते हैं, साइन की तब्दीली देखते हैं, और जितनी साइन की चेंजेस राइट हाफ में आए, बाकी जितने भी पोल्स बचेंगे वो लेफ्ट हाफ प्लेन पे आ जाएंगे। अदर कैटेगरी को टोटल 4 पोल में मिले थे। 4 पोल में उसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि S8 से लेके S4 तक 4 पोल आते हैं और S4 से S0 तक फर्दर 4 पोल। 4 और 4 8 टोटल पोल थे इस क्वेश्चन के अंदर। तो अदर कैटेगरी का ये कॉन्सेप्ट है जो कि पिछले लेक्चर का भी कॉन्सेप्ट था कि आप पहले कॉलम में देखें जो साइन की तब्दीलियां होंगी वो राइट हाफ प्लेन पे उतने पोल्स हो जाएंगे और बाकी रिमेनिंग जितने भी पोल्स होंगे वो लेफ्ट हाफ प्लेन में चले जाएंगे। ठीक है। अगर यहाँ पर मुझे ये बताएं कि 2 साइन की चेंजेस थी तो 2 पोल्स राइट हाफ प्लेन पे और 2 ही किस में, लेफ्ट हाफ प्लेन पे। क्या यहाँ पर कोई इमेजिनरी में पोल होगा, जियोमेट्रिक में कोई? नो सर। अदर की कैटेगरी में नहीं होगा। 2 राइट हाफ प्लेन पे, 2 लेफ्ट हाफ प्लेन पे और 1 0 पे। तो आप टोटल देख लें कि टोटल 2 राइट हाफ में आए हैं, 2 लेफ्ट में आए और 4 जो हैं वो इमेजिनरी पे हैं। ठीक है। सो दोबारा से चीज़ों को देख लेते हैं पहले। आप मुझे एक मिनट एक थोड़ी सी चीज़ जिसका फिर क्वेश्चन लेते हैं ज़रा। इसमें एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मेरे पास अदर की कैटेगरी में
यहाँ पर कोई भी साइन का चेंज ना होता, 1 भी पॉजिटिव, ये भी 1 पॉजिटिव, ये भी 1 पॉजिटिव, ये भी 1 पॉजिटिव और ये भी 1 पॉजिटिव, कोई भी साइन की चेंज ना आ रही होती अदर की कैटेगरी में, तो बताएं कि फिर अदर के 4 पोल से तो राइट हाफ प्लेन पे कितने होने थे? 0 0 सर। राइट हाफ में 0 होने थे और बाकी चारों के चारों लेफ्ट हाफ में होने थे। ठीक। दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये स्विमिंग करके कौन आया हुआ है अभी। S8 से S7, S7 से S6, S6 से S5 और S4 इस कैटेगरी के अंदर अगर आप देखें और अगर आप ये सोचें, यहाँ पे माइनस की जगह मैंने कर्सर रख दिया, सपोज माइनस है ही नहीं, सारे ही अगर पॉजिटिव होते S8 से लेके S4 तक, अदर की कैटेगरी को डिस्कस कर रहा हूँ, तो चूंकि कोई भी साइन की तब्दीली नहीं है तो कोई भी पोल राइट हाफ प्लेन पे नहीं है। तो अगर कोई भी राइट हाफ प्लेन पे नहीं है तो बाकी हमें पता है बाकी सारे के सारे लेफ्ट हाफ प्लेन पे होते हैं। और जियोमेगा में तो कोई हो ही नहीं सकता। जियोमेगा में तब चीज़ें आती हैं जब रो ज़ीरो हो, इवन पॉलिनोमियल के बाद चीज़ें शुरू होती हैं जियोमेगा की। ठीक है, तो लिहाजा अदर की कैटेगरी में तो जियोमेगा होगा नहीं। ठीक है, हाँ जी, अब कोई क्वेश्चन है तो करें सर। अगर जिस तरह सर हमारे पास S6 के अंदर माइनस आया तो सर वो उसी तरह आगे S5 के अंदर भी सर वो कंटिन्यू रहते हैं, माइनस रहते हैं, तो सर वो चेंजेस एक ही काउंट की जाएगी? ठीक है, उसको देख लेते हैं। अच्छा, आप S8 तक प्लस था, S7 प्लस था, कोई चेंज नहीं आई, S7 से आप आए S6 के अंदर एक चेंज आ गई। ठीक है, इसका क्वेश्चन ये है कि S5 पे भी माइनस है, तो आप देखें कि अब चेंज नहीं आएगी क्योंकि अब आप माइनस से माइनस पे आए हैं, माइनस से माइनस पे आए, कुछ भी नहीं बदला। ठीक है, तो तब्दीली अभी एक ही है। फिर जब S5 से आप S4 पे आएंगे तो अगेन वो प्लस का 1 है, तो साइन की एक और तब्दीली ऐड होगी, इस तरह टोटल 2 होगी। मिसाल के तौर पे ये कह रहा था, इनके कहने का मतलब थोड़ा ना लिख के ज़रा डिस्कस करते हैं। इनके कहने का मतलब है यहाँ पर भी एक माइनस लगा लें। ठीक है, आपने बेसिकली आना कहाँ तक है, यहाँ तक आपने पहुँचना है। ठीक है ना, सो ये पॉजिटिव से पॉजिटिव कोई साइन की तब्दीली नहीं, ये पॉजिटिव से नेगेटिव पहली चेंज यहाँ पर आपको मिली है, पॉजिटिव से नेगेटिव। फिर आप देखें ये नेगेटिव से नेगेटिव ही है, ये कोई तब्दीली नहीं है, टोटल एक ही तब्दीली है। फिर यहाँ पर देखें ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर साइन की दूसरी तब्दीली, ये इनके क्वेश्चन के मुताबिक है। जो इन्होंने केस बताया रहे फिर भी 2 राइट हाफ में और 2 लेफ्ट हाफ। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं एक और माइनस यहाँ पर लगा दूँ, ये फॉर एग्जांपल यूँ इस तरह से कुछ, ठीक है, फॉर एग्जांपल वैसे कह रहा हूँ, ठीक है, जानबूझ के घुसेड़ दिया, बनता है लॉजिकली नहीं बनता, सपोज। अच्छा जी, आप देखें कि पॉजिटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव पहली चेंज, फिर नेगेटिव से नेगेटिव कोई चेंज नहीं, फिर नेगेटिव से नेगेटिव कोई चेंज नहीं, और इस केस में राइट हाफ प्लेन पे एक पोल राइट हाफ में और 3 लेफ्ट हाफ में। ठीक है, जब आप जब आप बात करते हैं S4 की, तो S4 में ये देखना है कि S4 से लेके यहाँ तक देखें कि कोई भी पोल राइट हाफ प्लेन पे नहीं है। तो सिमेट्री क्या कहती है, सिमेट्री ये कहती है कि अगर राइट में कोई पोल नहीं है, ठीक है, तो फिर लेफ्ट में भी कोई नहीं होगा, अदरवाइज जितने राइट पे हैं उतने लेफ्ट में होंगे और ओरिजिन को पास करते हुए गुजरेंगे। इस कॉन्सेप्ट ने कहा राइट में भी कोई नहीं है, लेफ्ट में भी कोई नहीं, तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो 4 पोल हैं वो किधर, तो किस पे लाई करेंगे, इमेजिनरी के ऊपर। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं जानबूझ के एक चीज़ ऐड करता हूँ आपको सिखाने के लिए। यहाँ पर मैं एक साइन की चेंज ले आता हूँ, यहाँ पे देखें मैंने -3 कर दिया। ठीक है, तो मैंने देखा कि पॉजिटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव एक चेंज, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव दूसरी चेंज, एक चेंज यहाँ पर मिली है और एक चेंज यहाँ पर मिली है। तो कितने पोल राइट हाफ प्लेन पे आ गए? 2 आएंगे। 2 साइन, 2 राइट हाफ में, ये मैं लिख भी रहा हूँ, 2 राइट हाफ में आ गए। तो सिमेट्री की वजह से अगर 2 राइट पे हैं तो 2 ही लेफ्ट पे। ठीक होगी बात, और इमेजिनरी पर 0 सर, इमेजिनरी पे 0 होगा। टोटल आपके पास इस कैटेगरी में 4 पोल आ रहे थे, 4 पोल आपके पास इवन की कैटेगरी में आ रहे थे और 4 में से 2 राइट में निकला है, सिमेट्री की वजह से 2 लेफ्ट में निकला है, जियोमेगा 0 हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता चला कि जियोमेगा को हमने कर दिया 0।
ठीक है। अदरवाइज इस क्वेश्चन के अंदर तो चारों के चारों जे ओमेगा पे थे। वो जे ओमेगा पे क्यों थे? क्योंकि ना को राइट पे था और सिमेट्री की वजह से लेफ्ट पे भी कोई नहीं थे, सारे के सारे। अब केस और बदलते हैं, इसकी जगह मजीद केस चेंज करते हैं। इसी जगह पे मजीद केस को चेंज करते हैं। मैं यहाँ पर एक माइनस साइन लगा देता हूँ, ठीक है, -4 की जगह। सो अब देखते हैं कि प्लस 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 करते करते यहाँ पर देखें एक साइन की तब्दीली नजर आई। कितनी साइन की चेंजेस है? एक लेफ्ट एक राइट 3 इमेजिनरी। हाँ, क्या बात है, बच्चे बड़े हो गए। एक एक राइट हाफ लेफ्ट पे, और हाँ एक जी, राइट, दो मैच। राइट पे क्यों आया? क्योंकि साइन की तब्दीली एक थी। और लेफ्ट पे क्यों आया? ड्यू टू द सिमेट्री। जितने राइट पे उतने लेफ्ट पे। तो टोटल पोल कितने बने हैं? 2। आपके पास गुंजाइश कितनों की है? 4 पोल्स की। तो रिमेनिंग 2 किधर जा रहे होंगे? रिमेनिंग 2 जे ओमेगा पे पड़े होंगे। ठीक है, इमेजिनरी। ठीक है बच्चों, आप बात की थोड़ी समझ लगी कि क्या केसेस हैं। यस यस अब दुनिया में इसके अलावा शायद कोई केसेस ना हो, बस जितने कुछ थे बना दिए। अच्छा जी, अब हम थोड़ा, अब इसी तरह जो ऊपर एक एग्जांपल अधूरी छोड़ी थी और आपको कहा था कि अभी यहाँ पर कोई उस तरह इससे नहीं बन रहा, तो उसको भी आप देख सकते हैं अगर देखना इन अ वेरी क्विक वे। सर। अगर ये सर जो इसकी पावर हमारे पास 8 तक गई भी है ये सर, अगर हम 5 तक करें फिर यानी कि इसको हम 5 कंसीडर करें अगर इसकी पावर। इसकी पावर तो इसमें 5 वाला भी है ना, ये देखें, ये 5 वाला क्वेश्चन जो ऊपर किया था और उस पर आधा कॉन्सेप्ट बताया था, क्योंकि बुक वाले ने डिस्कस नहीं ना किया था। तो मेरा ये तरीका होता है कि मैं नोट्स के तौर पे बुक की चीज़ें साथ साथ हाईलाइट करता जाऊँ, फिर बच्चे जब पढ़ेंगे। तो इसलिए जब मैंने ये एग्जांपल की थी तो कहा था कि इसमें कॉन्सेप्ट आए हैं लेकिन अधूरे हैं, अभी उसने डिस्कस नहीं किए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें देखें ना, तो उसने कहा था कि हैंस कोई भी राइट ऑफ मैनी, इसको भी अगर कैटेगरी वाइज आप डिवाइड करें, इसको भी अगर आप कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड करें, तो इसको मैं आपको वो अदर और वो बना के देता हूँ ज़रा क्विक वे में, फिर करते आप थोड़ा खुद ही रहिएगा। अच्छा, ये देखें, ये जो कैटेगरी है वो कौन सी कैटेगरी बन गई है? अदर की। ठीक है, और ये जो कैटेगरी है वो किसकी बन गई है? इवन की। ठीक है, अदर में टोटल की कितने की गुंजाइश है? 2 की। अदर में क्या क्या है? अदर है S5 से लेके S4 तक, और इवन पॉलिनोमियल क्या है? S4 से लेके S0 तक। तो जब आप अदर की कैटेगरी में आए, आपने S5 से S4 की तरफ देखा, तो मुझे बताएं कि इसमें कुछ साइन की चेंजेस है? नो सर। नो सर। अदर के अंदर और इवन के अंदर जब आपने लिखा, तो अदर के अंदर साइन की कोई चेंज नहीं है। आप मुझे बताएं कि इसके राइट हाफ में कितने पोल्स हैं? S5 से S0 होंगे सर। राइट, एक मिनट सब्र हो। राइट हाफ प्लेन पे 0 पोल्स हैं। राइट हाफ प्लेन पे 0 पोल्स हैं। तो टोटल पोल्स की गुंजाइश कितनी है अदर में? 2 की, S5 से S4 तक। तो ये फिर किधर हैं? लेफ्ट पे हैं बाकी 2, या जे ओमेगा पे हैं? किस पे हैं? जो मेगा पे होंगे सर बाकी तो। नहीं, लेफ्ट पे होंगे। लेफ्ट पे। ये जज्बाती नहीं होना यहाँ पे। ये क्या है कि 2 पोल से, देखिए जब आप अदर की बात कर रहे होते हैं ना, तो जे मेगा का तस्वर ही नहीं आता। जे मेगा का प्यारे भाई तस्वर आता है जब 0 वाला काम शुरू होता है उसके बाद। यस सर। ठीक है, 0 रो वाला। तो ठीक दो जो राइट हाफ प्लेन पे कोई भी पोल नहीं है, तो लेफ्ट हाफ प्लेन पे फिर बाकी सारे के सारे लेफ्ट हाफ पे होंगे। बल्कि ये 2 लिखने से पहले भी जब आप अदर कैटेगरी को डिस्कस कर रहे हो तो जे मेगा पे तो 0 है। ठीक है, और साइन की कोई तब्दीली नहीं नजर आई, तो राइट हाफ पे 0 पोल, और बाकी सारे के सारे लेफ्ट पे। अगर साइन की तब्दीली आ जाती है, यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन यूज़ कर लेता हूँ, तो देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव साइन की एक चेंज आ गई है, ऐसी है ना, पॉजिटिव से। तो टोटल साइन की एक चेंज आई, तो राइट हाफ में कितने पोल हुए? 1। और बाकी सारे किस में होंगे? लेफ्ट हाफ में। सारों में बचा ही एक पोल है, क्योंकि टोटल 2 पोल की गुंजाइश है। तो लेफ्ट हाफ में क्या होगा? 1, और इसमें क्या होगा? 1 ही होगा। 2 पोल। अब 2 पोल ऐसे कि S5 से S0 कितने पोल्स होंगे बीच? 2 नहीं, बल्कि वो बच्चे की बात ठीक है, एक पोल होगा, एक पोल होगा। बच्चा जाग रहा है। यस तो सर। ये आज की चॉकलेट इसको मिली। अच्छा, इसमें एक और भी है, बड़ी अच्छी इन्होंने बात कही। चले इसमें एक और बात आ दो, इसका पता कैसे चलता है कि ये जो भी हम डिस्कस किए जा रहे थे और एक दूसरे को कोई भी समझा नहीं रहा था ठीक से, ये स्टेप से आप देख लिया। अगर S5 से S4 तक कितने आप स्टेप्स चल के आए? एक ही, देखे ना। अब जब आप S4 से S3 तक जाएंगे, एक और स्टेप है। ठीक है, S4 से S3, फिर जब S3 से S2 एक और है, S2 से S1 एक और है, इससे इधर। तो टोटल 5 पोल अगर गिने हो, S5 से S4 1, S4 से S3 2, S2 तक 3, S1 तक 4 और S0 तक 5। ठीक है, तो ये जो सारी
डिस्कशन है ना वो वाइड हो जाएगी। ये माद की बात बिल्कुल ठीक है। हमने एक ही स्टेप लिया, बेसिकली गुंजाइश ही एक पोल की है, ठीक है। तो एक का एक पोल जो है वो कोई साइन की चेंजेस नहीं है, तो एक का एक पोल जो है वो किस में आ रहा होगा? लेफ्ट में। नहीं नहीं, हाँ राइट में 0 है तो आपके पास लेफ्ट में लेफ्ट में है। हाँ लेफ्ट में एक पोल आ रहा होगा, ठीक है। राइट में 0 है तो 0 क्यों है? साइन की कोई चेंज नहीं। अब इसको देख लेते हैं, ये जो इवन पॉलिनोमियल था आपके पास ये वाला, ठीक है। अब इस इवन पॉलिनोमियल में कितनों की गुंजाइश है? 4 की। वो गिनने हो तो इससे गिन ले। S4 से S3 1, S3 से S2 2, S2 से S1 3 और S1 से S0 4, ठीक है भाई। ये जो स्टेप्स वाली बात करा, तो इधर से हमारे पास 4 Yes. पोल की गुंजाइश है। तो अब इन चारों पोल्स में देखें कि कोई साइन की चेंज है? ओ सर ओ सर ठीक है। 0 0 Left axis आप अगर इवन इमेजिनरी में पे 4 देखें, होगा। हाँ जी, आप इस पे अगर देखें तो राइट हाफ और लेफ्ट, आप देखें अगर राइट हाफ पे तो कोई भी साइन की चेंज नहीं है, साइन की कोई भी चेंज नहीं है, तो राइट हाफ में 0 है, ठीक है। अब अगर राइट हाफ में 0 है तो सिमेट्री की वजह से लेफ्ट हाफ में क्या होंगे? अगर राइट हाफ में 0 है तो सिमेट्री की वजह से लेफ्ट हाफ में भी 0 क्या होंगे होंगे? सर। 0 होंगे। और 0 फिर 4 गए किधर? फिर चारों आ गए जे ओमेगा पे, ठीक इमेजिनरी। है। चारों किस पे आगे बचे? इमेजिनरी जे ओमेगा पे। तो टोटल पोल कितने थे? 5। तो आप देखें जो मैंने बोर्ड पे चीजें लिखी उसमें 5 पूरे हो रहे हैं। एक आपके पास लेफ्ट हाफ पे और 4 आपके पास इमेजिनरी के ऊपर। एक आपके पास लेफ्ट हाफ पे है और 4 आपके पास, तो ये पांचों टोटल पूरे हो गए, ठीक है। इसमें किसी को कोई इशू वगैरह, क्योंकि उसने डिस्कस नहीं किया था, अब हमने कर लिया तो मैंने आपको बता दी। इसमें बच्चे को क्यूरी वगैरह? सर इसका मतलब जी जी बताएं। सर ये S4 से S0 तक हमेशा इवन ही होगा? S4 से S0 तक हमेशा इवन। इसमें दो बातें डिस्कस करता है इवन ही रहेगा? नहीं, बुक में दो बातें डिस्कस करता है। बुक में इवन और ऑड की बात करता है, इवन और ऑड की। लेकिन जो प्रैक्टिकल जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो सारी की सारी इवन पॉलिनोमियल्स की हैं। अभी तक कोई ऑड पॉलिनोमियल की एग्जांपल जो है वो इसने यहाँ पे डिस्कस नहीं की। जब बात करने लगा तो इसने और की बात की है, यानी कि दोनों हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब प्रैक्टिकली जितनी भी चीज़ें डिस्कस की हैं वो इवन की डिस्कस की हैं। मैं आपको जस्ट अ सेकंड ये देखिए, ये आप देखिएगा। an entire row of zeros will appear in the rows table when a purely even or purely odd polynomial is a factor of the original polynomial, ठीक है। सो जो रियलिटी में जितनी भी हमारे पास आ रहे हैं केसेस वो सारे के सारे इवन पॉलिनोमियल्स के थे और इवन में ही उसने सिमेट्री को डिस्कस किया। हाँ जी, वो तो कुछ क्वेश्चन था उसको भी। हाँ जी, और बच्चे? जी जी सर एक तो अगर एक 0 रो आ गई है उसके बाद से नीचे जाके अगर दोबारा 0 रो आ जाती है। अच्छा, इस तरह के मैं आपकी बात समझ। अच्छा, इस तरह की काफ़ी सारी बातें जहन में आती हैं कि लट से अगर एक रो 0 आ गई है तो बाद में जाके दूसरी रो भी 0 अगर आ सकती है तो क्या वो? खैर इसने बुक में अभी तक सो फॉर जितनी एग्जांपल उसमें डिस्कस नहीं हुआ। फिर एक और भी चीज़ जहन में आती थी जो कि पिछले लेक्चर में भी क्वेश्चन हुआ कि अगर एक कॉलम के अंदर एक 0 आ गया और उसके बाद भी फिर अगर 0 आ जाए, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एप्सिलॉन अगर लिया हुआ एक कंपोनेंट, तो अगर फिर उसमें 0 आ जाए तो प्रैक्टिकली वो भी हमारे पास अभी तक कोई केस सामने नहीं आया, ठीक है। कि अगर एक 0 आता है पहले कॉलम में, आप एप्सिलॉन लेते हैं और फिर 0 बन जाए, वैसा भी कोई नहीं बना। और दूसरा केस ये कि अगर एक रो 0 आ गई है और उसके बाद फिर, तो वैसा भी केस अभी तक कोई सामने नहीं आया, ठीक है। क्योंकि केस नहीं है सामने तो इस वजह से उसकी बेस के ऊपर कोई कमेंट करना अभी मुनासिब नहीं, ठीक है। बात सही है, जहन में आती है चीज़, ये आपकी बात समझ रहा हूँ जी सर। एक तो सर जब हमारे पास सर सिमेट्री के सिम्टम बात करते हैं कि अगर राइट जितने राइट साइड पे होंगे उतने फिर लेफ्ट साइड पे आएंगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो सर इससे तो जब सर वो राइट साइड पे सर कोई मतलब पोल जाएगा तो उससे तो सर वो अनस्टेबल ही हो जाएगा सिस्टम। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हम तो अभी सिर्फ पता लगा रहे हैं कि कौन सा पोल किधर किधर पड़ा। जब पता लगा लिया तो स्टेबिलिटी का हमें पता पहले दिन से ही है। स्टेबिलिटी का हमें पता छठा चैप्टर शुरू करने से पहले ही था। मैंने आप लोगों के कमेंट्स लिए, आपने बताया कि सर अगर लेफ्ट हाफ में होगा तो स्टेबल है, राइट हाफ में एक भी पोल आ जाता है तो अनस्टेबल है, और अगर जे ओमेगा पे आ रहे हैं तो मार्जिनली स्टेबल है। फॉर एग्जांपल राइट हाफ में कोई नहीं है
और लेफ्ट हाफ और इमेजिनरी वगैरह पे हैं तो वो मार्जिनरी स्टेबल की कैटेगरी में चला जाएगा जब आपके पास इमेजिनरी पे कुछ चीज़ आ रही है। तो वो हमारे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर है, हम जो स्टेबल की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। नो डाउट वो अनस्टेबल है, कोई शक नहीं, अनस्टेबल। तो सर हमें तो सर लेफ्ट साइड पे सर जब रियल वैल्यू होगी तो सर तभी जाके सर वो सिस्टम हमारा ओवर डैम्प होगा, तो उससे सर वो इजीली सर हम अपनी मतलब रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम अंडर डैम्प में जाएं या क्रिटिकल डैम्प में जाए कहीं पे भी। लेकिन सर जो ओवर डैम्प है सर वो तभी आएगा जब सर मेरे पास रियल वैल्यू आएगी, लेकिन जब सर कम रियल आएगी तो वो सर राइट प्लेन पे भी आएगा और अनस्टेबल हो जाएगा। नहीं, देखिए आपके पास क्या होगा कि स्टेबल होने के लिए क्या गुंजाइश है कि उसके अंदर राइट हाफ में आ ही ना रहा हो, लेफ्ट हाफ में हो, साइन की तब्दीली ना आए। आप बेसिकली बच्चे इसमें ये सीख रहे हैं कि सिस्टम आया कि स्टेबल है या नहीं है, सिस्टम आया कि स्टेबल है या नहीं है। आप उसको जस्ट एनालाइज करें कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। अगर राइट हाफ में कोई भी चीज़ जाती है तो सिस्टम अनस्टेबल है। और आपने चौथा चैप्टर, फोर्थ चैप्टर के अंदर जितनी भी वो टाइप्स आप पढ़ रहे थे, जिनको आप ओवर डैम्प, अंडर डैम्प, क्रिटिकल को सारी को कोड कर रहे हैं, उसमें आप देखें चाहे पोल कॉम्प्लेक्स हो, चाहे पोल रियल हो, चाहे पोल प्योरली इमेजिनरी हो, वो सारी की सारी चीज़ें लेफ्ट हाफ प्लेन पे रह रही हैं। राइट हाफ में कोई चीज़ नहीं है चौथे चैप्टर की। क्या ख्याल है, ऐसी है या कुछ और है? लेफ्ट साइड पे ना, तो सारी, क्योंकि वहां पर आप स्टेबल केस को डिस्कस करें, इसमें बच्चे आप ये डिस्कस कर रहे हैं कि जी उसमें आप ये डिस्कस कर रहे हैं छठे चैप्टर में सिर्फ सिस्टम का पता लगाना कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक होगी बात, क्योंकि स्टेबिलिटी एनालाइज का तीसरा मेन कंपोनेंट है। तो आप उसको स्टडी कर रहे हैं कि सिस्टम आया कि स्टेबल है या अनस्टेबल है, सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है इस चैप्टर का। ठीक है, बात समझ लगी? अच्छा, एक छोटी सी एक चीज़ सी यहाँ पे, अच्छा एग्जाम्पल इसकी काफ़ी हैं, वो आपने करनी है। ये देखें ना, एक और भी आगे एग्जाम्पल आई हुई है, ये एग्जाम्पल 6.8 है, इसको भी करना है, यानी कि जो मैंने करवाई है उसके अलावा भी करनी है ताकि आपको थोड़ा पता लगे चीज़ों का। अच्छा, अगर आप ये चीज़ देखें, आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो सिस्टम आपके पास है ना राउथ, उसका फ़ायदा ये है कि राउथ स्टेबिलिटी में डिज़ाइनिंग में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। माइट भी आप स्टेबल अनस्टेबल का कहीं और से भी पता लगा लें, लेकिन अगर उसके बीच में कोई कांस्टेंट के आ जाए, गेन आ जाए, तो तब कैसे आप पता लगाएंगे? तो आपने जब सॉल्व किया तो आपके पास ये चीज़ बन रही है, ये देखिए। अब इसके तो डिनोमिनेटर के अंदर के आ गया, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आने, आंसर्स के अंदर के आ जाएगा। के से फिर पता कैसे चलेगा कि के की किस रेंज के लिए पॉजिटिव है, किस रेंज के लिए नेगेटिव है, किस रेंज के लिए क्या है। आप ये बताएं कि ये चीज़ आपके पास आ चुकी है, ये इसको मैं हाईलाइट करने लगा। ठीक है, आप मुझे बताएं यहाँ से देख के क्या पता लगता है कि ये पहला जो कॉलम है वो स्टेबल है, अनस्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल है, या क्या है? देख के डायरेक्ट बता सकते हैं? सर ये कुछ नहीं कह सकते, के पे डिपेंड करता है। ये बच्चे कह रहे हैं के पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे कैसे कि अगर आप के की जगह 1386 लिख दें तो ये तो रो ज़ीरो होगी, जीरो हो जाएगी। रो ज़ीरो होगी, तो क्या पता इसमें क्या पता, नहीं रो ज़ीरो होने का मतलब अभी अनस्टेबल नहीं है, क्या पता इसमें जे मेगा का कंपोनेंट आ रहा हो ना आ रहा हो। अगर मैं इसको के की वैल्यू को मैं रख लेता हूँ 100, यानी कि 1386 से छोटी वैल्यू रख लेता हूँ, तो पहला कॉलम पॉजिटिव रहेगा, सिस्टम स्टेबल है। अगर मैं के की वैल्यू 1386 से बड़ी रखता हूँ, मिसाल के तौर पे 2000, तो वो यहाँ पर S1 की जगह आंसर आ जाएगा नेगेटिव। एक भी साइन की तब्दीली आ गई तो समझो कि एक कोई ना कोई पोर राइट हाफ में है, और जितने पोर राइट हाफ में एक भी हो तो वो सिस्टम हो गया अनस्टेबल। तो ये जो मैं के की वैल्यू के इर्द गिर्द खेल रहा हूँ, इससे आपको पता चला कि जो ये पहला कॉलम है ये डायरेक्ट आंसर नहीं देगा, ये के की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। तो अगर हम के की वैल्यू को रखते हैं, इफ़ के जो है वो 1386 से कम है, ठीक है, सो कोई भी साइन की चेंज नहीं आएगी और सिस्टम आपका स्टेबल रहेगा। अगर आप अगर मैं के की वैल्यू 1386 से बड़ी कर दूं, तो आप मैथमेटिक्स की रूल से इसमें वैल्यू पुट करके देखें, 2000 फॉर एग्जांपल पुट करते हैं, तो आपके पास साइन की चेंजेस आ जाएगी। 18 पॉजिटिव का है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा नेगेटिव का, और फिर नीचे होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, 2 साइन की तब्दीलियाँ आएंगी।
दो तब्दीली आने का मतलब है दो पोल राइट ऑफ प्लेन पे, तो एक भी पोल राइट ऑफ में आ जाए तो आपका तो काम खराब हो गया। तो Yes, सिस्टम sir. इसमें क्या है, अनस्टेबल है। अगर Unstable. आप के की वैल्यू रख देते हैं 13860, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि फिर क्या हो जाएगा, फिर तो पूरी रो जीरो हो जाएगी। जब इसको रखेंगे तो ये पूरी रो समझे जीरो, यहाँ पे भी जीरो, इधर भी जीरो, पूरी रो जीरो। जब पूरी रो जीरो हो जाएगी तो आप क्या करते हैं, आप पॉलिनोमियल लेते हैं और पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव लेके जीरो वाली रो पे पुट करते हैं। तो जब आप पॉलिनोमियल का जीरो लेके उस रो पे पुट करेंगे तो आपके पास ये टेबल बनता है। फिर जीरो Yes, वाली sir. रो की जगह क्या आएगा, 36। जब आपने इसको सॉल्व किया तो इसके मुताबिक फिर आप देखेंगे, अब आप इस पे पूरे पे लगाएं, ये जब ये पूरी रो जीरो आ जाएगी तो तब आप जे मेगा वाला कॉन्सेप्ट पे लगाएं कि कितने पोल्स किस में आ रहे हैं, कितने किस में आ रहे हैं। अब आप देखें, अगर आप S2 से देखें, अब अगर आपने देखना हो तो जब आपने उसको रखा है ना, तो अब आप S2 से देखें, ठीक है, S2 से देखें S1 तक एक पोल, S1 से Changing नहीं है S0 sir. दो पोल, और S3 से S, ये कौन सी कैटेगरी में, अदर की कैटेगरी में। और ये जो मैंने Yes, हाईलाइट sir. किया ये लेट से किस में, Even. ये इवन की कैटेगरी में। अब यहाँ पे एनालाइज करना है कि क्या कोई जे मेगा पे आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप देखें कि साइन की कोई तब्दीली आई है इसमें, नहीं आई। इसका मतलब क्या है कि राइट ऑफ प्लेन पे कोई नहीं है। जब राइट ऑफ पे कोई नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट पे भी कोई नहीं है। ऐसी है sir. तो गुंजाइश कितने पोल्स की है, दो पोल्स की। तो दोनों पोल्स दो किस पे sir. आ रहे दो. होंगे, दो पोल्स Imaginary किस sir. में आ रहे, Imaginary. इमेजनरी पे। तो ये इमेजनरी पे जो आता है वो क्या हो गया, मार्जिनली स्टेबल। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर उसने आपको बताया हुआ है कि अगर सिस्टम स्टेबल कब था, सिस्टम अनस्टेबल कब था, और सिस्टम मार्जिनली कब हुआ, तो इसमें आपने तीनों कैटेगरी सीखी हैं। समझ लगी बात की, ये होती है ठीक है sir. डिजाइनिंग। अब जब अगर यही बंदा कोई आपको दे दे ट्रुथ, यही आपको ब्लॉक डायग्राम अगर दे दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर यही बंदा को पकड़ के ब्लॉक डायग्राम आपको दे दे और बताए कि ये आपने डिजाइन, क्योंकि आपको पता है जब आप न्यूमेरिक जब प्रोजेक्ट कर रहे होते तो प्रोजेक्ट के अंदर एग्जैक्ट न्यूमेरिकल नहीं होते, गेन्स वगैरह केस वगैरह बीच में फिर रहे होते। तो वहाँ पर आपने खुद से अंदाज़ा लगाना है कि यार मैं के की वैल्यू क्या एडजस्ट करूँ कि मेरे पास सिस्टम स्टेबल रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, या मार्जिनली स्टेबल होगा। तो ये बेसिकली एक तरह का पूरे पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग में लग रहे हैं। तो ये वो बात थी जो मैंने पहले लेक्चर में आपको छठे चैप्टर के पहले लेक्चर में स्टार्ट में बताई थी कि इसकी ज़्यादा जो खूबसूरती है वो डिज़ाइनिंग में आएगी। तो ये बेसिकली इसकी ब्यूटी है कि आपको एग्जैक्ट पता चल Yes. गया कि यार के, ये अभी जो असफंद आपका क्वेश्चन था, मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे पता चल चुका है कि यार के की वैल्यू जो है ना वो इतनी नहीं रखनी है। अगर यूं करेंगे के की वैल्यू तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, मैंने अनस्टेबल से बचाना है। ठीक है, आपको पता है कि के की वैल्यू 1386 से मैंने ज़्यादा नहीं रखनी क्योंकि सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। बाकी डिज़ाइनिंग का या एनालिसिस करने का फ़ायदा ही नहीं है, स्टेडी स्टेट लेने का या उसके ट्रांजिएंट लेने का। ठीक है, तो ये बेसिकली है। तो अब उम्मीद है कि इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स आए हैं, ठीक है, वो हमारे क्लियर हो चुके होंगे। और इसमें एग्जांपल्स काफ़ी हैं, मैंने बीच में दो चार एग्जांपल्स हर टॉपिक साथ कराई हैं। अभी और भी काफ़ी बाकी हैं, अभी एक्सरसाइज में भी काफ़ी बाकी हैं। सो इसको कोशिश करें कि करने की। अब जो मैंने पहले आपको असाइनमेंट एक तरह की सो कॉल्ड एक रफ सा कहा था कि 2 एग्जांपल्स करना, वो जिसने की होगी उसके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत बेहतर हो गए होंगे, उसका आज के जी काम सर बचा की होगा। ठीक है, Yes sir. उसका आज जी के सर काम की बचा होगा। ठीक सर है, की हाँ जी। तो बस ठीक है, बेसिकली करवाने का देखें, उसका कोई नफ़ा नुकसान नहीं है। मसला ये है कि जब एग्ज़ाम होंगे या कोई चीज़ असेस होती है तो उस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स कदरे बेहतर होते हैं, और जो पहले प्रैक्टिस नहीं करता वो फिर नीम हकीम ख़तरा जान, वो फिर सारे फार्मूले अप्लाई करता है पेपर वाले दिन, और पेपर में लग गया तो तीर ना लगा तो फिर वो मतलब जो भी सिस्टम है उसका वो फ़ारग हो जाएगा। तो पहले प्रैक्टिस की होगी तो पेपर में बंदा रिलैक्स रहता है, थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ें सॉल्व कर सकता है, उसे कॉन्फिडेंस होता है, सारी चीज़ें समझदार हैं। ठीक है, और अगर आप वहाँ पे आजमा रहे हैं टोटके, तो वो कोई टोटका गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो छठा चैप्टर जो है ना वो इतना ही था, कोई चीज़ हमने उसमें स्किप वगैरह नहीं की। ठीक है, उसमें इतना ही आपके पास छठा चैप्टर है। ठीक है, एक नीचे ये स्टेट स्पेस का था कि अगर स्टेट स्पेस का कोई क्वेश्चन आपको आता है ना तो आपने उसमें जो पोलिनोमियल लेना है ना, क्योंकि आपको पता है स्टेट स्पेस में जब फॉर्मूला लगाते हैं ना तो ये चीज़ डिनोमिनेटर के अंदर आ रही होती है, डिटर्मिनेंट एस आई माइनस ए। आपने क्विज भी किया था, ठीक है।
तो क्विज के अंदर ये चीज़ जो होती है ना वो डिटर्मिनेंट में होती है, आप इसका पोलिनोमियल बना लीजिएगा, उसको टेबल से सॉल्व करें। यानी कि अगर कोई चीज़ स्टेट स्पेस में होती है तो स्टेट स्पेस का फॉर्मूला लगा के आपको, जो मैंने न्यूमेरिकल तीसरे चैप्टर का दिया था, आपको पता डिनोमिनेटर के अंदर आपने डिटर्मिनेंट एस आई माइनस ए लिखा हुआ था, ठीक है, तो उसको पोलिनोमियल Yes, रख के sir. सॉल्व करना, उसको पोलिनोमियल में रख ले। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ स्क्रीन Yes, के sir. ऊपर ना, ये क्योंकि चीज़ नीचे आ रही होती है। ठीक है, मेरे ख्याल से टाइम हो गया काफ़ी अब, तो Yes. बाकी इसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के अंदर चीज़ें देखें, ठीक है। Yes, आप Okay, sir. ठीक है सर। मीडिया टॉक वाले आप सवाल नहीं लाने, ठीक है प्रैक्टिस वाले, ठीक है। थैंक यू, ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.